बच्चों, तो आज हम सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और आज पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बेसिक्स और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile liquids. So my name is Alak Pandey and this is your beautiful सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें और फिर से उस चूहे खाने को भी छोड़ दें। एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर आज शूट होने जा रहा है, इसके बाद आपको इसका वीडियो मिलेगा। तो हेडिंग लगाएंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। बहुत ही आसान सा लेक्चर है, वेपर प्रेशर। आज वेपर प्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile लिक्विड, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में एक वॉलाटाइल एक नॉन वॉलाटाइल भी आएगा, जहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखो, सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। यार वेपर कहां से आता है? वेपर आता है इवेपोरेशन से। तो पहले थोड़ा इवेपोरेशन समझना पड़ेगा। इवेपोरेशन क्या होता है? सर भाप बनती है, भाप, है ना। तो इवेपोरेशन क्या होता है? जैसे मान लो यहां मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड है, ठीक है। इसके अंदर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, लेट दैट लिक्विड बी ए, ठीक है। तो उस ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहां पे हैं, यहां पे हैं, पूरे में हैं और यहां पे भी हैं। सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स, इन्हीं पे ध्यान देना है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे सब ए है, ए ए ए ए ए। अच्छा, इसमें से इवेपोरेट कौन से मॉलिक्यूल्स करते हैं? सबको पता है, सरफेस वाले। ये जो मॉलिक्यूल होता है कौन सा? सरफेस मॉलिक्यूल, ये इवेपोरेट करता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। तो आपको याद हो क्लास 11th में आपने पढ़ा है सरफेस टेंशन। सर हमने तो नहीं पढ़ा, किताब में था। तो मैं बताता हूं, ये सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों, इनके पास 2 स्पेशल प्रॉपर्टी है। सरफेस मतलब जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल्स देखो, इनको इधर वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा, इधर वाला भी खींच रहा, इधर वाला भी खींच रहा, इधर वाला भी खींच रहा। इसको भी हर तरफ से मॉलिक्यूल्स खींच रहे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बट सरफेस मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है। उन पे सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ऊपर से तो कोई नहीं खींच रहा। इधर से 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 इधर से। जैसे इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से पकड़ रखा है, इसको सिर्फ नीचे से पकड़ रखा है। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास 2 बातें हैं। पहली बात, दे एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया एक ही तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सिर्फ नीचे से। बल्क वाले पे हर तरफ से लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अभी समझाते हैं, देखो। दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स। अब बोलोगे ये कैसे? यार ये इतनी ऊपर तक आया कैसे होगा? लड़ झगड़ के ही तो आया होगा। बाकी के मॉलिक्यूल्स को हटा के ही तो ऊपर आया होगा। यानी इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये ऊपर पहुंचा होगा। क्लास 11th में इसी को हम बोलते थे, क्या बोलते थे? सरफेस एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं इवेपोरेशन का, इसे पूछा नहीं जाएगा। इवेपोरेशन समझोगे तब वेपर प्रेशर, है ना। अच्छा, यानी इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सिर्फ एक तरफ से है, चारों तरफ से नहीं है। दूसरी बात, इनके पास काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से ज्यादा है, तभी तो ये ऊपर तक पहुंच पाए सबको तोड़ ताड़ के। अब यार अगर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, डुम 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 वाइब्रेट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब कुछ 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 उछलेगा ज्यादा। भाई तुमको ज्यादा एनर्जी दे दे, टंग 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 कूदते रहोगे, घर में रुकोगे नहीं। मान लो तुमको खूब ढेर सारी एनर्जी दे दे तो घर पे रुकोगे नहीं, डुंग 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 करके बाहर निकल जाओगे। तो इसी तरह से ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स बच्चों, इन 2 रीजंस की वजह से ये क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट कर जाते हैं। अब जैसे जैसे ये इवेपोरेट करेंगे तो इस कंटेनर में जो लिक्विड का वेट होगा वो डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो अगर ये ओपन कंटेनर है या ओपन वेसल है, देन वेट
ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, धीमे धीमे लिक्विड कम होता जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा और वेपर भाप बन के ऊपर निकल जाएंगे। इस कंसेप्ट में कहीं वेपर प्रेशर नहीं बन सकता भाई। वेपर का प्रेशर तब बनता जब ये बंद होता तो वेपर यहां पे प्रेशर लगाता। ये तो खुला है, वेपर से एस्केप कर गया, तो यहां पे वेपर प्रेशर की बात कभी नहीं करनी है। मतलब आप ये समझ लो कि ओपन कंटेनर में आप वेपर प्रेशर की बातें कभी नहीं करोगे, क्योंकि वेपर्स एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि ओपन कंटेनर में वेपर्स एस्केप कर जाएंगे। सो वी नेवर टॉक अबाउट वेपर प्रेशर इन ओपन कंटेनर। नोट करें। इसके बाद बात करते हैं क्लोज्ड कंटेनर की। बात समझ में आ गई। ये चीज समझनी जरूरी है कि कौन से मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं? नहीं, सिर्फ सरफेस वाले। ये इवेपोरेट करेंगे, फिर कुछ और मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, फिर वो इवेपोरेट, फिर कुछ और आएंगे, फिर वो इवेपोरेट। यानी हमेशा सरफेस के मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होता है, पर ओपन कंटेनर में वो वेपर्स एस्केप कर जाते हैं और कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते। नोट कर लिया। नोट्स आप बना रहे होगे, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अब आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मिल जाएंगे। दिन देखो कम होते जा रहे हैं। वेबसाइट का नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा, मिटाला जाए इसको। चलिए अब बात करते हैं इसी कहानी की इन क्लोज्ड कंटेनर। इवेपोरेशन किसमें? किसी क्लोज्ड कंटेनर में, क्लोज्ड वेसल या क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है ना। मान लो यही कंटेनर मैं ऊपर से ऐसे बंद कर दूं, क्लोज कर दिया। क्या क्लोज करने पे इवेपोरेशन होगा? पहला सवाल। और होगा तो क्या वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा? दूसरा सवाल। बिल्कुल होगा भाई, इवेपोरेशन तो होगा ही। अरे भैया इवेपोरेशन, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, जुम 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 करके ऊपर निकल जाएंगे, तो इवेपोरेशन तो होगा। बट इस बार ये वेपर्स एस्केप नहीं कर पाएंगे, यानी क्लोज कंटेनर में वेपर्स कांट एस्केप। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा ना कि एक तो ये लिक्विड से वेपर बनेगा, मतलब एक तो ये प्रोसेस होगा, कौन सा? इवेपोरेशन वाला। साथ ही साथ ये बंद होने की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो तुम देखते होगे कि किसी बोतल में पानी है, तो बोतल में पानी होता है, मतलब बोतल में पूरा पानी नहीं है, आधे बोतल में पानी है, तो क्या होता है, पानी पहले वेपर बन के बोतल के ऊपर वेपर बनता है, ढक्कन बंद कर दो, फिर धीमे धीमे देखते हो कि बोतल के साइड में वो पानी कंडेंस करके इधर उधर दिखता है ना, जैसे भाप जैसा दिखता है ना अगल बगल। यानी इवेपोरेशन भी होगा और बच्चों साथ में कंडेंसेशन भी होगा। तो क्लोज कंटेनर में दोनों फिनोमेना साथ में हो रहे हैं। क्या हो रहा है क्लोज कंटेनर में? लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में और साथ ही साथ वेपर चेंज हो रहा है लिक्विड में। सर ये तो इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल सही बात। यहां पे एक इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल, पढ़ा था 11th में। क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम आ सकता है भाई, ओपन में तो वेपर्स निकल जाएंगे ना, तो वापस कैसे आएंगे? यानी यहां पे साइमल्टेनियस दो प्रोसेस होगा, एक तो इवेपोरेशन और एक कंडेंसेशन, और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितना लिक्विड वेपर में बनेगा उतना ही वेपर वापस लिक्विड में कंडेंस होता जाएगा। ऐसी कंडीशंस में ये जो वेपर्स यहां पर हैं भाई, ये गैस है कि नहीं? वेपर्स एक गैस फॉर्म है कि नहीं? तो इस गैस का खुद का कुछ प्रेशर होगा। इस प्रेशर को हम बोलते हैं बच्चों P नॉट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? P नॉट ऑफ ए। नॉट मतलब कि कोई और चीज नहीं प्रेजेंट है, अकेला ए प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है। P नॉट ऑफ ए समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चीज की। P नॉट ऑफ ए का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कुछ नहीं यार, प्रेशर ऑफ द गैस। गैस लॉस पढ़े हैं कि नहीं? जहां भी गैस होती है गैस का कुछ प्रेशर होता है, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलने लगते हैं। किस केस में? ओनली इन द केस ऑफ क्लोज्ड कंटेनर। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर की बात नहीं करनी है, क्योंकि ओपन कंटेनर में वेपर एस्केप कर जाएंगे। क्लोज कंटेनर में वेपर बने, वेपर से वापस लिक्विड बना, फिर लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इस इक्विलिब्रियम में द प्रेशर
ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस, बहुत दूर नहीं जाना है उससे, अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको हम वीपी बोल रहे हैं, देखा आपने ऊपर भी लिखा है वीपी, ठीक है, वेपर प्रेशर वीपी। और यहां पे एक ही लिक्विड है तो हमने बोल दिया पी नॉट ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है। समझ में आया? यानी वेपर प्रेशर की बात होगी सिर्फ इक्विलिब्रियम में, वेपर प्रेशर की बात होगी सिर्फ इक्विलिब्रियम में। नोट करें इतना। अच्छा एक बात बताओ, ये कंटेनर का अगर शेप कुछ और होता तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होता? तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, इसको शेप साइज ऑफ कंटेनर से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ नेचर ऑफ लिक्विड से फर्क पड़ेगा। अब कोई लिक्विड होगा वो ज्यादा इवेपोरेट करेगा, कोई लिक्विड होगा वो कम इवेपोरेट करेगा। इसको टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। भैया टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इक्विलिब्रियम इधर भागता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, तब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी ये शेप साइज पे नहीं डिपेंड करता, नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर क्लियर है? इट इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। कहां पे होगा? क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में ये लिक्विड से वेपर बने और इस वेपर का जो प्रेशर है अबव लिक्विड सरफेस उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। कोई नई चीज तो नहीं, समझ में आ गया? वेपर प्रेशर मतलब एक लिक्विड होगा, इवेपोरेट करेगा, ऊपर से ढक्कन बंद कर देगा, ढच्चूक। अब इस वेपर्स का जो गैस का जो प्रेशर होता है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलेंगे अंडर इक्विलिब्रियम। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, सब इंट्रोडक्शन है इसका, जल्दी से फिर चलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो टॉपिक है आज का। तो बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच वीपी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर। छोटा कंटेनर, बड़ा कंटेनर, साइज अलग अलग हो, उससे नहीं। अब बोलोगे सर बड़े कंटेनर में ज्यादा वेपर बनेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हम लोग देखते हैं वेपर पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर की बात हो रही है ना, तो ये मत कहना कि ज्यादा वेपर बनेंगे। तो ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया भी तो होगा। बड़े कंटेनर में ज्यादा वेपर बनेंगे तो लिक्विड का सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो ओवरऑल प्रेशर पर यूनिट एरिया तो सेम आएगा। समझ रहे हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा बात, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये तो सही बात है भाई, कुछ कुछ सब्सटेंस ज्यादा इवेपोरेट करते हैं, कुछ कुछ कम करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो हमको बोला कि यहां पे वाटर है और यहां पे इथेनॉल है, C2H5OH, वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है, अब हमसे पूछा कि सेम टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। डेफिनेटली क्लोज कंटेनर, ये तो समझ जाओ, वेपर प्रेशर मतलब क्लोज कंटेनर। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? अब हमने सोचा यार वेपर प्रेशर सर उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा इवेपोरेट करना चाहेगा। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सबने पढ़ रखा होगा। अच्छा, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, C2H5OH, C2H5OH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी इवेपोरेट नहीं होना चाहते बॉन्डिंग की वजह से, ये भी इवेपोरेट नहीं होना चाहते हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, दोनों में से किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है? तो 11th में हमने पढ़ा था कि वाटर का एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने? 4H बॉन्ड बनाता है, और इसका एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यानी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, मतलब ये इवेपोरेट नहीं होना चाहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े देंगे, मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा, और ये इवेपोरेट होते जाएंगे। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सेम टेम्परेचर पे बात करें। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो,
P naught of ethanol, vapor pressure of pure ethanol is greater than P naught of H2। कुछ बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इवेपोरेट नहीं करना चाहेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी हमें यह समझ में आता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? इसका। इसका कम क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्लियर है? नोट करें। तो इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। नेचर ऑफ सब्सटेंस। मिटा दूं? मिटा दे। ओके। जैसे जरा एक और फेमस एग्जांपल देख लो। पी नॉट समझ रहे हो ना? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को कहते हैं। जैसे मान लो हमको दे दिया यहां पे इथेनॉल है C2H5OH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH वाला अल्कोहल, एक OH वाला मोनो। अब देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल C2OH CH2OH, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, दो OH वाला अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल। फिर देखो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक, तीन OH वाला अल्कोहल। ये इथेनॉल, ये है ग्लाइकॉल और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। अभी अल्कोहल में सब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। इथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। अब हमसे पूछा कि इसमें वेपर प्रेशर किसका सबसे ज्यादा है? इथेनॉल का, ग्लाइकॉल का या ग्लिसरॉल का? अब बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, इसमें तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई, इसमें भी आपस में और दूसरों से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी साथ में। भाई इसका मॉलिक्यूल यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मिलेगी, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। यहां पे H बॉन्ड कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और यहां पे H बॉन्ड मिनिमम होगा। तो भैया जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वहां वेपर प्रेशर कम। यानी इसका वेपर प्रेशर सबसे कम, P नॉट ऑफ ग्लिसरॉल सबसे कम, फिर P नॉट ऑफ ग्लाइकॉल और सबसे ज्यादा P नॉट ऑफ इथेनॉल। बोलिए क्लियर हो गई बात? इथेनॉल का क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, इवेपोरेट ही नहीं करना चाह रहे। ढक्कन गिरे बिना लेक्चर बनता नहीं मेरा, तो ये इवेपोरेट ही नहीं करना चाहते, इसलिए इनका वेपर प्रेशर सबसे कम। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, साइज शेप ऑफ कंटेनर पे नहीं करता। नोट कर लें, मिटा दें। जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वहां पे वेपर प्रेशर कम। अब देखो इन सब से मिटा रहे हैं, इन सब से आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही है कि भैया नेचर ऑफ सब्सटेंस पे कहानी डिपेंड कर रही है। तो सब्सटेंस को दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया, सब्सटेंस को दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। सब्सटेंस को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया नेचर ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे। एक को हमने बोला वोलाटाइल सब्सटेंस, वो जो इवेपोरेट करना चाहते हैं। एक को बोला नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अगले 3, 4, 5 लेक्चर में ये दोनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वोलाटाइल जो इवेपोरेट करना चाहते हैं, नॉन वोलाटाइल जो इवेपोरेट नहीं करना चाहते। हमारे सिलेबस में जितने भी सॉलिड्स होंगे उनको हम नॉन वोलाटाइल मानेंगे। भाई सॉलिड्स जल्दी इवेपोरेट तो नहीं करते, तो हमारे सिलेबस में सॉलिड्स जहां भी मिले उनको हम नॉन वोलाटाइल की तरह ट्रीट करेंगे। नॉन वोलाटाइल मतलब इनका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो 0 होगा। प्योर, किसी से मिल जाएंगे तब वेपर प्रेशर बन सकता है। जैसे मान लो इसी को हमने किसी वोलाटाइल चीज में डाल दिया, तब वेपर प्रेशर बनेगा। इनकी वजह से नहीं, उनकी वजह से।
है ना, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये हम अपना वेपर प्रेशर हमेशा जीरो। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे अपने सिलेबस में, तो आपको एग्जाम्पल क्या क्या मिलने हैं, एक तो यूरिया बहुत दिखता है, एक ग्लूकोज बहुत दिखता है, एक सुक्रोज बहुत दिखता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल इन्हीं पे आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, इन सब पे न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है जरा पकड़ लो, NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। इन पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। अच्छा, आप जानते हैं इस चैप्टर में मोल वगैरह का यूज है, आपने पहला लेक्चर देखा होगा, मोलैरिटी, मोल मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सब, यानी मॉलिक्यूलर मास का भी यूज है। तो अच्छा होगा अगर आप इनका मोलर मास भी जान के रखो। ठीक है, ऐसे तो आप निकाल सकते हो। तो यूरिया का मोलर मास आप निकाल लेना, 60 आएगा, इसका 180, इसका 342, है ना। बहुत बार इसके मोल्स निकालने होंगे, मोल फ्रैक्शन। अब मोल निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास आना चाहिए। तो नॉन वोलेटाइल में ये तीन आपको बहुत दिखने हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब विच हैव नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, विच हैव नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, भैया भाप बनना ही नहीं चाहते, पी नॉट इनका जीरो। वोलेटाइल जिनकी टेंडेंसी है इवेपोरेट करने की, यानी जिनका पी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, इवेपोरेट करेंगे। हमारे सिलेबस में आपको वाटर मिलेगा इस केस में, मिथेनॉल बनेगा CH3OH, इथेनॉल मिलेगा C2H5OH इस चैप्टर में, बेंजीन मिलेगा C6H6, टॉलिन मिलेगा C6H5CH3, ये सब बहुत मिलेंगे आपको हमारे सिलेबस में। वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन एंड टॉलिन, ये सब आपको बहुत मिलेंगे। तो इनके भी मोलर मास, इनके तो निकाले जा सकते हैं ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, निकाला जाएगा जब आएगा। तो सारा चारक यहां से जो कहानी होगा अगले 3-4 लेक्चर का, वो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस पे बेस होगा। मिलाएंगे हम, एक बार वोलेटाइल को मिलाएंगे, एक बार वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को मिलाएंगे, और तब देखेंगे वेपर प्रेशर कैसे निकालें। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल को क्यों मिलाओगे तब तो वेपर प्रेशर जीरो रहेगा, अरे उसका कुछ ही नहीं। तो इसको इससे मिलाएंगे, इसको खुद से मिलाएंगे और सवाल बनाएंगे। सो हम ये समझ गए कि वेपर प्रेशर नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा, नॉन वोलेटाइल का जीरो। नोट कर लें इतना, मैं यहां लिख देता हूं अगला फैक्टर तब तक। थर्ड फैक्टर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और सब लोग समझ रहे होंगे कैसे डिपेंड करेगा, बहुत सिंपल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सोचना भी नहीं है। इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ आता है एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोलना चाहिए, कई टीचर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ये बोल सकते हो, ग्राफ देख लो बस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पावर 1, कि इसको डबल करने पे ये भी डबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्लियर है। तो दो फैक्टर्स याद रखने हैं, एक तो कि कैसा नेचर है सब्सटेंस का, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग, वेपर प्रेशर उतना कम। वोलेटाइल का वेपर प्रेशर होता है, नॉन वोलेटाइल का नहीं। और दूसरा, टेम्परेचर जितना ज्यादा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। नोट करें। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब टॉपिक शुरू हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम भी कहो ये कोई बात है। चलो भाई, तो अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। स्टार्ट हो गया टॉपिक, नींद से जाग जा। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम जो सॉल्यूशन लेंगे, पहले हम बच्चों वो सॉल्यूशन लेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? चीनी और पानी रसना बना के मैं पिएगा सर, हट रहे। होता है एक सॉल्यूट। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं, है ना, ब्यूटीफुल से डायग्राम। एक होता है सॉल्यूट एंड अदर कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। अभी हम वो वाला सॉल्यूशन देखेंगे
जिसमें दोनों ही वॉलेटाइल हो। सॉल्यूट इज वॉलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो वॉलेटाइल। तो आप देख चुके हैं हमारे सिलेबस में वॉलेटाइल मतलब लिक्विड, वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल सब लिक्विड, यानी ये भी हमारा लिक्विड होगा और ये भी हमारा लिक्विड होगा। अगली क्लास में हम लेंगे जब सल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो, यूरिया वगैरह डाल दें हम पानी के अंदर, नॉन वॉलेटाइल, शुगर वगैरह डाल दें, नॉन वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो, एक वो केस लेना है, तब ये सॉलिड हो जाएगा और वो लिक्विड। आज का केस यही रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स, इसकी बात करेंगे आज। सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स, इनकी बात करेंगे। अच्छा, यहां से हम एक पैटर्न बना लेते हैं कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट में से हम सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे B और सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे A। अब ये आगे के लेक्चर में कंफ्यूज हो जाओगे, तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त तो नहीं समझता, उसको बोलना है मार के, सॉल्यूट का मतलब B होता है, मान ले। तो जहां जहां मैं B लिखूं, अब बार बार सॉल्यूट कौन लिखेगा, है ना, मैं भी थोड़ा सा आलसी। तो जहां जहां सॉल्यूट वहां वहां B, जहां जहां सॉल्वेंट वहां वहां A। ठीक है, ठीक है। जैसे हम बोले P0B मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब अकेला सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी तो खैर दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट जरूरी थोड़ी ना हो कि सॉलिड होता है, सॉल्यूट भाई लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्यूट बस उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो 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 कम हो, और सॉल्वेंट उसको जो सॉल्यूशन में ज्यादा हो। सॉल्यूट का मतलब थोड़ा ना पत्थर ही डालेगा पानी में, पच्चा की सॉल्यूट, लिक्विड भी हो सकता है, बस जो छोटा कंपोनेंट था उसको सॉल्यूट। क्लियर है? शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलक पांडे, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मान लो कि मान तो रहे हैं सर, तब से बात ही तो मान रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक लिक्विड है A, यहाँ पे मेरे पास प्योर लिक्विड A है, ठीक है। पच 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 बुल 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 क्लोज कंटेनर में। तो ये वेपर प्रेशर किसका है? A का। तो हम बोलेंगे दिस इज P0 ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, ठीक है। अभी ये अकेला है, ठीक है। इसको दो केला किया जाए, दो केला मतलब दूसरा भी बन जाएगा। तो हम दूसरे बंदे को लेके आते हैं, मान लो दूसरा भी आ गया। ये हमने ले लिया प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, बुल 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 बुल। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। थोड़ा स्टार्टिंग में धीमे चलो, अभी सवाल खूब कराते हैं। फिर हमने दोनों को एक दूसरे में छपाक छुपूक किया, मिला दिया, छप 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 छप, मिलने से बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्यूशन में A है और B है और A है और B है और A है और B है, अरे बस कर, ठीक है, A B दोनों है। अब यहां बच्चों जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? A के बनेंगे कि B के? B कैसा है? वॉलेटाइल। A कैसा है? वॉलेटाइल। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जब दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल होंगे, ठीक है। यानी यहां जो वेपर्स बनेंगे वो A के भी बनेंगे और B के भी। अब ध्यान से सुनना, राउल्ट्स लॉ आने वाला है, राउल्ट्स लॉ आने वाला है। उधर ट्रेन चल चुकी है, उधर से कानपुर से इधर पहुंचने वाली है, ठीक है। तो राउल्ट्स, इसमें A के भी वेपर्स हैं, इसमें B के भी वेपर्स हैं। क्या यहां A का प्रेशर P0A होगा और B का प्रेशर P0B होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के लिए निकाला था हमने, प्योर लिक्विड के लिए। अभी कुछ मिलाल जुलाल हो गया है, यानी अब A का वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और B का भी थोड़ा कम। भाई दोनों मिल गए ना, अब दोनों मिल के मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना, तो सुर बने हमारा। अब क्या किया जाए? अब हमने कहा कि अब राउल्ट्स लॉ आने वाला है।
अब इन्होंने कहा कि जो ए का वेपर प्रेशर है उसको आप पीए बोलो और जो बी का वेपर प्रेशर है उसको पीबी बोलो। इसमें दोनों है, दोनों का वेपर प्रेशर, दोनों की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है। अच्छा, इन्होंने बोला जो ए का वेपर प्रेशर है इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन। इसी तरह से जो बी का वेपर प्रेशर है इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। अब इस ईयर आपका बोर्ड ईयर है तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ कि इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर, बल्कि इसको पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल बोलेंगे ना, जब कई आ जाते हैं तो एक एक को हम पार्शियल बोलते हैं। तो राउल्ट्स लॉ हमसे कहता है इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component। अब कई लोग को मोल फ्रैक्शन में दिक्कत है तो इसका वीडियो नंबर 1 देखें, यूट्यूब पे सर्च कर ले सॉल्यूशन 01 फिजिक्स वाला, या सर्च कर ले मोल फ्रैक्शन फिजिक्स वाला, तो आपको सीधा क्लास 11 का मोल फ्रैक्शन का वीडियो मिल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा है? राउल्ट्स लॉ बोल रहा है कि इन अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, अब पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं लिख सकते, अब तो मिल गया, थोड़ा कम हो गया है ना। अब क्या हो गया? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जरा इसको सोचो भाई, ए के जितने ज्यादा मोल्स होंगे, ए के मोल का फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा ए इवेपोरेट करेगा, तो ए का वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, यानी ए की वजह से वेपर प्रेशर उतना ज्यादा है ना। बी के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे, बी के मोल्स उतने ज्यादा होंगे, बी का मोल का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, जैसे मान लो ए के 1 मोल है, बी के 3 मोल है, तो बी का फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/4 और एक का 1/4, इसके 1 मोल इसके 3 मोल, तो इसका फ्रैक्शन 3/4 ज्यादा है, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। प्रोपोर्शनैलिटी है, ऐसा लग रहा है ज्यादा बनेगा, अभी तो प्रोपोर्शनैलिटी है, दोनों के कांस्टेंट हो सकता हो अलग अलग हो। यहां तक बात समझिए, फिर आगे बताते हैं। अब इसका ये लॉ यही तक है, ठीक है, इसके बाद फॉर्मुलेज आएंगे। लॉ यही था, अगर आपसे राउल्ट्स लॉ एग्जाम में पूछता है तो आप लिख लोगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। अब ये लिखूं ना लिखूं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड कहानी में भी, नॉन वोलेटाइल वाले सॉल्यूशन में भी वैलिड है डेफिनेशन, दोनों में वैलिड है। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको बताया जाए, इसको मिटा दूं मैं, लिखा रहने दे, लिखा रहने दे, चलिए। अच्छा, जगह तो चाहिए होगी ना। अच्छा, तो आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पढ़ा होगा सबने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ऊपर उसके मोल्स रखो, नीचे टोटल मोल्स रखो। बी के मोल का फ्रैक्शन तो ऊपर बी के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स। एक चीज और याद रखना कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शंस को जोड़ोगे तो आंसर 1 आएगा। अरे भैया, फ्रैक्शंस को जोड़ोगे आंसर 1 आएगा कि नहीं है? जैसे मैंने बोला था ए के मोल 1 हैं, बी के मोल 3 हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 1/4, ऊपर ए के मोल नीचे टोटल मोल। बी के मोल्स 3 थे तो ऊपर बी के मोल नीचे टोटल मोल्स, 4/4 आंसर 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। अब आ जाए यहां पे, इसको वर्कआउट करें। ये तो राउल्ट्स लॉ है, अब इससे एक क्वेश्चन बनाए।
चलो इसको लेके चलते हैं। लेट अस से PA इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ XA। बोल सकते हैं कांस्टेंट K लगा लिया। अब K कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड K? हाउ टू फाइंड K? हमने कहा लेट अस कंसिडर प्योर A। लेट अस कंसिडर प्योर A। मान लेते हैं अपने पास सिर्फ प्योर A है। अगर प्योर A होगा तो उसमें B का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, प्योर A में B है ही नहीं, और A का मोल फ्रैक्शन 1 होगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 1 आना है। अब सोचो प्योर A ले लिया तो A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। पूरा पूरा A ही तो है, तो उसी का पूरा मोल है? और B का 0। इसको जरा उठा के यहां पे रखो, PA इज इक्वल्स टू K और A का मोल फ्रैक्शन 1। अच्छा, प्योर A में वेपर प्रेशर होता कितना है? P नॉट है, यानी ये जो प्योर A है उसमें वेपर प्रेशर होगा कितना? P नॉट है। लो, मिल गई K की वैल्यू, P नॉट है। बोले समझ में आया? प्योर A में जो A का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा P नॉट A होगा। अरे भैया प्योर A में B है ही नहीं तो A का वेपर प्रेशर पूरा पूरा P नॉट A के बराबर हो गया, B है ही नहीं, K की वैल्यू आ गई P नॉट A। अब इसको यूज करके यू कैन राइट PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA। इसी तरह से सिमिलरली PB इज इक्वल्स टू P नॉट B XB। PA vapor pressure of partial vapor pressure of A in solution, PB partial vapor pressure of B in solution, P naught A vapor pressure of pure A, P naught B vapor pressure of pure B, zeta A mole fraction of A, zeta B mole fraction of B। क्लियर है? ये वाले स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन होगा मुझे लगता है आपको, यहां पे सब बच्चों को होता है, कोई नई बात नहीं है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल, यहां समझ में आया, जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना एक का पार्शियल वेपर प्रेशर। फिर मैंने कहा इसको K लगा लो, यहां भी समझ में आया। फिर मैंने कहा K निकालना है, मैंने कहा ऐसा करते हैं प्योर A मान लेते हैं, जो सोल्यूशन था उसमें मानते हैं सिर्फ A है, B हटा दो, सोल्यूशन था उसमें पूरा A, पूरा A। अब उस सोल्यूशन में A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P नॉट है, क्योंकि A का ही तो सोल्यूशन बन गया। साइज ऑफ कंटेनर पे चीज डिपेंड नहीं करती, वेपर प्रेशर साइज ऑफ कंटेनर डिपेंड नहीं करता। अब पूरे पूरे कंटेनर में ए बिछा हुआ है, तो यहां पे वेपर प्रेशर P नॉट A ही तो होगा, यानी इस टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ A P नॉट A के बराबर हो जाएगा। A का ही तो वेपर प्रेशर उसके अंदर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 हो जाएगा, A ही भरा है, तो PA की जगह P नॉट A, K की जगह K, मोल फ्रैक्शन की जगह 1, यहां से K की वैल्यू P नॉट A, इसको रख दिया। PA इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा है, इसी तरह से PB इज इक्वल्स टू P नॉट B जीटा B। इसको X की जगह कई लोग जीटा बोलते हैं, जीटा, जीटा, चीटा नहीं, जीटा, जीटा। क्लियर है? क्लियर है? अब हमसे किसी ने कहा टोटल वेपर प्रेशर बताओ ऑफ सॉल्यूशन, तो भैया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर A की वजह से है कि B की वजह से है? सर दोनों की वजह से है। तो बहुत सिंपल है, P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। मैथ्स नहीं है, डाल्टन्स लॉ है। कई लोग कह रहे हैं मैथ्स है, मैथ्स नहीं है, डाल्टन्स का लॉ था, ये 11th में पढ़ा था आपने, भूल गए? भूला? अरे भैया डाल्टन्स लॉ है, भूल गए हमें सब कुछ, याद रहा ना अब कुछ, बस एक बात ना भूली, जूली आई लव यू। नहीं, मेरी जिंदगी में कोई जूली नहीं है। PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है ये भी बता देते हैं। डाल्टन्स लॉ बोलता है यदि इस रूम में आपके पास 2 या 2 से ज्यादा गैसेस हैं तो इस रूम का जो टोटल गैसेस का प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस होगा। भैया ये पार्शियल प्रेशर है ना, PA PB, PA इज पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इस तरह से PB इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, है ना। तो अगर किसी एक रूम में 2 या 2 से ज्यादा गैसेस हैं और वो बोलते थे नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, आपस में मिक्स ना करें, तो हम मानेंगे कि नॉन रिएक्टिंग वेपर्स हैं। ये अजम्पशन तो लेके ही चलेंगे, तभी तो सवाल बनेगा, है ना, वरना पता नहीं क्या केमिस्ट्री हो जाए। तो हम मानेंगे नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, सबका अपना अपना वेपर प्रेशर, सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश। हमने बोला ये बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना है, तो हम सब जुड़ गए, है ना। बोले हमारे वजह से 10 एटमॉस्फेयर, हमारी वजह से 10 एटमॉस्फेयर, टोटल हो गया 20 एटमॉस्फेयर। ये डाल्टन्स का लॉ था कि अगर टोटल वेपर प्रेशर 11th क्लास में पढ़ा था, टोटल राउल्ट्स लॉ नहीं है ये। राउल्ट्स लॉ ये है कि सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। डाल्टन्स लॉ बोलता है टोटल के लिए दोनों को जोड़ दो, यानी फाइनली वी कैन राइट
PT is equals to P naught A zeta A plus P naught B into zeta B and that's the formula। और अब करेंगे न्यूमेरिकल। इसमें सारे टर्म्स की आपको मीनिंग पता है। P naught A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, zeta A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरह से सिमिलरली इन सबको भी आप समझ सकते हैं। ये याद रखना जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल्स टू 1। नोट कर लें। अभी क्लियर हो गई बात, वो शुरू वाली बात पक्की समझ में आई। मैंने के लगाया, फिर मैंने कहा के निकालना है, मैंने कहा एक काम करते हैं कि बी हटा देते हैं सोल्यूशन में, ए ही रखते हैं। तो अब ये पूरा सोल्यूशन ए का बन गया प्योर। तो इस सोल्यूशन का में ए का पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए के बराबर हो गया। ए का पार्शियल प्रेशर पूरा पूरा पी नॉट ए के बराबर, भाई ए ही है। जीटा ए की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि ए ही है पूरा पूरा, मोल फ्रैक्शन उसी का है। और के की वैल्यू यहां से निकल आई, फिर के की वैल्यू इसमें पुट की, ये बना। इसी तरह से इस वाले में के की वैल्यू आएगी पी नॉट बी। सिमिलरली पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये दिया होता है ठीक है एग्जाम में। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन दिया होता है या कुछ और देख इसको निकालना होता है। मतलब ये चीजें कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये फिक्स होती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन यही तो पढ़ लेते ना अभी हम, पी नॉट ऑफ वाटर, पी नॉट ऑफ एथेनॉल, ये चीजें फिक्स्ड होती हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हमें एग्जाम में दी रहेंगी, ये निकालना होगा। हो सकता है कभी गायब कर दे तो बाकी इंफॉर्मेशन दे के निकालें, बट मोर और लेस मतलब ये ऑलरेडी डिटरमाइंड चीजें हैं, फिक्स्ड हैं। गिवन टेम्परेचर पे हमसे बोला इथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर मेजर है, ये रहा। इथेनॉल का प्योर वेपर प्रेशर ये रहा, वाटर का ये रहा, बेंजीन का ये रहा, है ना। दीज आर ऑलरेडी डिटरमाइंड। लिख दूं कहीं पे पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये सब एक्सपेरिमेंटली पहले से डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली नोन है, ठीक है। कांस्टेंट, तभी तो के के इक्वल है, कांस्टेंट चीजें एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पे ये भी चेंज कर जाएंगी। नोट कर लें पक्का। यहां राउल्ट्स लॉ क्या ये है, ये है राउल्ट्स लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जितने ज्यादा उसके मोल्स उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर जोड़ दो, पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट बी जीटा बी। व्हाट इज जीटा ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसे निकलेगा। जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल्स निकालना आता है, मास अपॉन मोलर मास। चलो एक सवाल करते हैं, सब क्लियर होगा। सर करते हैं सवाल, हर हर गंगे। चलो भैया सवाल किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इस खूबसूरत सी दोपहर में, दिन है होली का। क्वेश्चन नंबर वन क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 and 0.92 ग्राम ऑफ टोलीन C6H5CH3। टोलीन देखा ना, बेंजीन के ऊपर CH3 जो लगा होता है, C6H5CH3। साफ लिखा करो सर, ठीक है ना, साफ लिखा करो, ये नहीं चलेगा गंदा लिख दिया। आर मिक्स्ड एट सम टेम्परेचर, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे। फाइंड ऐसे कर लेते हैं, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलीन। सेकेंड, टोटल वेपर प्रेशर। गिवन क्या है? गिवन है पी नॉट ऑफ बेंजीन 400 मिलीमीटर ऑफ Hg, पी नॉट ऑफ टोलीन 200 मिलीमीटर ऑफ Hg एट सम टेम्परेचर। ये सारी कहानी किसी फिक्स टेम्परेचर पे चल रही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते करते सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलीन, यानी पीबी पूछा है और पीटी पूछा है। इसमें दो कंपोनेंट, टोलीन को स्मॉल टी ले लेते हैं, इसको भी स्मॉल बी, पीबी और पीटी, ठीक है। ए बी की जगह यहाँ बीटी आ गया। चलो भाई ब्लूटूथ नहीं है बीटी। चलो भाई स्टार्ट करें। कितना गंदा जो गया, छी सर छी, थोड़ा आगे। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि पीबी पीटी कैसे निकलेगा। तो भैया पहले मोल फ्रैक्शन वगैरह निकाला जाए, जरूरत तो होगी मोल फ्रैक्शन की। एक काम करते हैं, पहले मोल्स निकालते हैं। लेट अस फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। कैसे निकलेगा? मास ऑफ बेंजीन अपॉन
मोलर मास ऑफ बेंजीन, ऐसे निकलेगा, बी लिख रहे हैं बेंजीन के लिए। मास ऑफ बेंजीन कितना है 0.78 ग्राम। मोलर मास ऑफ बेंजीन और निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है, 12 छक्के 72 और 6 78। अरे सॉरी ये कौन सी भाषा थी, 78। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.01। इतने मोल्स हैं बेंजीन के। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन निकाल लेते हैं। मास ऑफ टोलिन अपन, पहला सवाल है, धीमे धीमे चल रहे हैं। मोलर मास ऑफ टॉलिन, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तब मोल फ्रैक्शन। मास ऑफ टॉलिन इज 0.92 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ टॉलिन। यहां पे 7 कार्बन हो गए, 12 होता है मास, 12 सतह 84, 84 और 5 3 8 92, 92 ग्राम्स। वाह सर क्या वैल्यू सेट की हैं आपने, बहुत चालू हैं आप। 0.01 मोल्स। ठीक है, दोनों के बराबर बराबर मोल्स हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकाले जाएं, जीटा ए एंड जीटा बी। जीटा बी बेंजीन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन। ऊपर बेंजीन के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स, मोल का फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। इसके मोल का क्या फ्रैक्शन है, तो 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01, ये 1 तो मर गया, तो ये देखो ये 1/2 आएगा। सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जीटा टी भी 1/2 आ जाएगा। अरे यार दोनों को जोड़ने पे 1 आता है कि नहीं, दोनों मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पे 1 आता है, वो हाफ होगा तो ये हाफ होगा, बराबर बोला ना मैं, बराबर बोला ना मैं। क्लियर है। अरे सेम फॉर्मूला लगेगा 0.1 ये 0.02 पर 0.01 1/2, आधा आधा बांट लेंगे हम, आधा आधा। अब आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। पहला सवाल, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी P0B जीटा बी। आ गया, आसान लग रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट P0B के इक्वल। तो P0B दे रखा है अपने को 400, जीटा बी आपने निकाला आधा यानी 200। इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, P0 ऑफ टॉलिन, जीटा ऑफ टॉलिन। P0 ऑफ टॉलिन इज 200, जीटा ऑफ टॉलिन इज हाफ, यानी ये हो गया 100। खत्म, पहला पार्ट आ गया। पहला वाला है 200, दूसरा वाला है 100। अकेले अकेले होते तो 400 200 लगाते, अभी मिक्सचर में कम हो गए दोनों, 200 और 100। टोटल वेपर प्रेशर PT इज इक्वल्स टू PB प्लस PT। P टोटल, टोटल कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, 200 प्लस CO 300, फाइनल आंसर इज 300 मिलीमीटर Hg। क्लियर है। तो ऐसे सवाल में एक लंबा प्रोसीजर चलेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर पार्शियल प्रेशर निकालो, फिर टोटल वेपर प्रेशर निकालो। बहुत मजा आया। मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटार दें, गुमशुदा गुमशुदा, मिटा रहे हैं, गुमशुदा चैप्टर हुआ। अब आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दें। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, टाड़ाडंग टाड़ाडंग टंग टाड़ंग टंग टाड़ाडंग टाड़ाडंग टंग टाड़ंग। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, उनको भी पागल कर दिया। सर प्लीज कोई अच्छा गाना गाया करो। अच्छा गाना सुनना है तो रेडियो पे जाना, यहाँ तू केमिस्ट्री पढ़ने आया है। हाँ तो भाई अपने पास इथेनॉल है और मिथेनॉल है। वाह 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 वाह। इथेनॉल है और मिथेनॉल है, इसमें 3 मोल इथेनॉल के 1 मोल मिथेनॉल का मिला दिया, घुचपुच 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 घुचपुच। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल 55, प्योर मिथेनॉल 50। उल्टा लिख दिया मैंने, इथेनॉल का 50 होता है, इसका ज्यादा होता है। चलो अब लिख दिया, कोई नहीं, वैल्यू से मतलब कंसेप्ट नहीं आता तो कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है इसमें क्या निकालो, टोटल वेपर प्रेशर निकालो। चलो सीधा सवाल, फाइंड टोटल वेपर प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर। कुछ टेम्परेचर है, खुद से करेंगे, करें। हाँ यही रास्ता है तेरा डुडुम, तूने अब जाना है डुडुम डुडुम। हाँ यही सपना, मैं करूं? नहीं सर मैं करेगा, मैं करूं? चुप हो जा दाढ़ी वाले इंसान, सवाल करने दे। हाँ चलो भाई, तो सबसे पहले इथेनॉल की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमको दे रखा है, सीधा जीटा निकाला जाए। जीटा ऑफ इथेनॉल
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, यानी 3/3 प्लस 1 3/4 जीटा ऑफ मिथेनॉल 1/4। अरे यार फ्रैक्शन है ना, एक 3/4 होगा तो दूसरा 1/4 नहीं होगा, नहीं मानेंगे सर। तो कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, यहाँ ऊपर 1 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, 1 + 3 4 1/4। ओके, अब क्या करना है, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालने को नहीं बोला, हाय राम, बोला ही नहीं सर, क्या करें, छोड़ो। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ इथेनॉल जीटा ऑफ इथेनॉल पी नॉट ऑफ मिथेनॉल जीटा ऑफ मिथेनॉल। कुछ गलत लिखा क्या भैया? टोटल प्रेशर क्या होता है, दोनों का पार्शियल जोड़ दो, ऐसे लिखूं मैं एकदम पूरा खोल खोल के, अच्छा लगेगा। टोटल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, ये पार्शियल है। पी और पी नॉट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पी तब लिख रहे हैं जब सोल्यूशन में आ रहे हैं, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ऑफ इथेनॉल जीटा ऑफ इथेनॉल पी नॉट ऑफ मिथेनॉल जीटा ऑफ मिथेनॉल पी टोटल। इस बार नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे, पी नॉट ऑफ इथेनॉल इज 55, जीटा ऑफ इथेनॉल इज 3/4, दिस इज 50 × 1/4, 55 तिया जा 3/4 है कि 4/4 है कि 2/4 है, क्या है रे, क्या है ये मामला, 3 है, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 165/4 प्लस 50/4। कुछ गलत कर रहा क्या मैं? कुछ गलत किया क्या? 55 और इसका 3 मोल था, 3/4 सही तो है, ठीक है। तो ये हो गया 3 5 जा 15, 1 3 5 15 16, तो ये हो गया कितना 165, तो 5 6 11 11 से 210/4, तो दिस विल बी 4 5 जा 20 10, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 10, 4 2 जा 8 20, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20, 52.5 मिलीमीटर ऑफ Hg। देख लें यही आएगा, कुछ गलती तो नहीं। पी नॉट ऑफ इथेनॉल इज 55, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल इज 50, 3 मोल इसके 1 मोल, तो इसका मोल फ्रैक्शन 3/4, इसका 1/4, 55 × 3/4, 3 5 जा 15 बन गया, 3 5 जा 15 165/4 50/4, ये जी पे चिक्की गलत किया रे, हाँ यहाँ गलत हुआ, देखो कैलकुलेशन है, तो ये 0 और 5 5 6 5 11 11 हासिल 215/4। अब तक तो आपने खून कर दिया होगा कमेंट में, गलत किया है। 4 5 जा 20, 15, 4 3 जा 12 30, 4 7 जा 28 20, ये आएगा 53.75 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है? एक बढ़िया सवाल दे आपको, बढ़िया कैसी हलवा है सब, इसमें कुछ बढ़िया बन ही नहीं सकता। बेटा रे बढ़िया सवाल, एक ट्रिक सवाल कराऊंगा बहुत बढ़िया, बेटा रे इसको ओके। कब कराऊं उसको? लास्ट में, डॉन हमेशा आखिरी में आता है मूवी के। तो एक सवाल और देखो पहले, हलवा सा। सर नहीं हलवा नहीं करना सर, सर नहीं खाना हलवा सर, मीठा मीठा, आई डोंट लाइक इट प्लीज। हमारे पास 2 कंपोनेंट है x एंड y, वी हैव 2 वॉलेटाइल कंपोनेंट्स x एंड y, बोथ आर वॉलेटाइल, ठीक है। अब ये तो आज के लेक्चर में समझ ही लो, आज वॉलेटाइल है, अगले लेक्चर में बात करेंगे नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल की। दोनों वॉलेटाइल है। हमने इसके लिए 2 मोल्स, इसके लिए 3 मोल्स, और इस टाइम जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो आया 500 मिलीमीटर ऑफ Hg। फिर इसके हमने लिए 3 मोल्स, इसके हमने लिए 2 मोल्स, तो टोटल वेपर प्रेशर आया 400 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब इस बार आपसे पूछ लिया फाइंड P नॉट ऑफ x P नॉट ऑफ y। वैसे तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, पर यहां पे इंफॉर्मेशन खूब ढेर सारी दे दी और इसको गायब कर दिया, तो जो गायब है उसको लेके आना है, सवाल को हमको बनाना है। चलो भाई बताओ बताओ। अब ये मत कहना सर इसकी वैल्यू तो गिवन है तो ढूंढ लेंगे, अरे x और y क्या है पता थोड़ी ना है, तो इसको किताब से ढूंढोगे x। चलो किया जाए, कैसे 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 करे, कैसे करे, कैसे करे। आओ इक्वेशन लिख लो, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ x जीटा ऑफ x प्लस P नॉट ऑफ y इंटू जीटा ऑफ y। बोले यही इक्वेशन है, टोटल प्रेशर x का प्लस y का, x का ऐसे निकलेगा y का ऐसे निकलेगा, x का पार्शियल प्रेशर ये y का पार्शियल प्रेशर, x का ऐसे निकलता है y का ऐसे। पहली वाली कंडीशन रखते हैं, फर्स्ट वाली। टोटल कितना है 500,
इज इक्वल टू इज, इट इज नॉट इज, इट इज इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स नहीं पता, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, यहां से x का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ऊपर x के मोल्स नीचे टोटल मोल्स, 2 3 5, मोल फ्रैक्शन यही होता है, ऊपर उसके मोल्स रखो नीचे टोटल मोल्स रख दो, प्लस पी नॉट ऑफ y भी नहीं पता, मोल फ्रैक्शन ऑफ y, ऊपर y के मोल्स नीचे 3 दूनी 5 टोटल मोल्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी पे ये वाली वैल्यूज पुट करो सारी, टोटल प्रेशर 400 तो टोटल प्रेशर 400, पी नॉट ऑफ एक्स नहीं पता, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इस बार हो जाएगा ऊपर एक्स के मोल्स नीचे टोटल मोल्स, पी नॉट ऑफ वाई ऊपर फिर एक्स वाई ऊपर वाई के मोल्स नीचे टोटल मोल्स। इक्वेशन समझ में आया, फॉर्मूला लिख के इस पे दोनों बार की वैल्यूज डाल दो। अब यार 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल हैं पी नॉट एक्स पी नॉट वाई, यू कैन सॉल्व इट। सो जस्ट सॉल्व फॉर पी नॉट ऑफ एक्स एंड पी नॉट ऑफ वाई। कर लेंगे खुद से, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, मेरे पास आंसर है, इसको आप खुद से कर लेंगे, आंसर आ ही जाएगा। कमेंट करेंगे क्या, अरे बता देता हूँ, 200 और 700, एक्स वाला 200 आएगा वाई वाला 700 आएगा, ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस। कोई एकदम गधा तो नहीं सॉल्व में कर पाएगा, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, आता है ना, हाँ, वरना 8 क्लास वाले भाई को उठाओ, भाई मेरे को सिखा दे, भाई डांट देगा, क्या कहा बेशरम तू 11th में कैसे पहुंचा, मिटा रहे मिटा दे मिटा दे, ओके बहुत बढ़िया। अब एक मैं सवाल ले लेता हूं, एक और सवाल आता है, अरे ये एक बड़ा बढ़िया सवाल बनता है, ये क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज का सवाल के थ्रू समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज का बढ़िया सवाल बनता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन कि वेपर में किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। लिक्विड में तो समझ में आ रहा है जीटा ए जीटा बी मोल फ्रैक्शन, अब यही लिक्विड वेपर बन जाएगा तो वेपर में कितना कितना मोल फ्रैक्शन है, ए ज्यादा आया कि बी ज्यादा आया, ऐसा सवाल। वैल्यूज लेते हैं, वी हैव इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ठीक है। और पता है ये सारी चीजें, एक बात डिस्कस करना भूल गए, आगे डिस्कस करना है, ये सारी चीजें पता है आइडियल सोल्यूशन की बात हो रही है। ये राउल्ट्स लॉ जो होता है ना सिर्फ आइडियल सोल्यूशन पे वैलिड है। आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो अपने पापा की सारी बातें सुनता है, नहीं ये भी आएगा लेक्चर, इसके बाद अभी आएगा राउल्ट्स लॉ का एक और लेक्चर आएगा जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फिर आएगा आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ ना सिर्फ आइडियल सोल्यूशन वैलिड है, तो अभी तक हम मान रहे हैं सारे सोल्यूशन आइडियल है, होते नहीं है पर हम मान रहे हैं। खैर, तो इथेनॉल और मिथेनॉल है, मेरे पास इथेनॉल है मान लो 0.92 ग्राम और मिथेनॉल CH3OH 12 416 32, तो मान लेते हैं 0.32 ग्राम मिथेनॉल है। वैल्यूज अच्छी नहीं सेट हुई है बट कंसेप्ट बताना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, पी नॉट ऑफ इथेनॉल मान लो हमको दे रखा वही 55 मिलीमीटर Hg और पी नॉट ऑफ मिथेनॉल 50 मिलीमीटर Hg, ठीक है। ये सब वैल्यूज ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट 100% करेक्ट हो जरूरी नहीं है, मैं सवाल करा रहा हूँ आपको। क्या पूछा आपसे इसमें 3 चीजें पूछी। पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, फिर टोटल वेपर प्रेशर, फिर जो चीज पूछी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। कहोगे ये तो सर पहले ही निकाल चुके होंगे, यही निकाल के तो ये आएगा, जब ये निकालोगे तभी तो ये आएगा। नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। जीटा है जीटा भी नहीं, वो तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, वेपर में क्या मोल फ्रैक्शन, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई, अब इथेनॉल है E एंड वाई, जीटा बोलते हैं जब लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन हो, वाई बोलते हैं जब गैस में किसका क्या मोल। भाई जब वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स में भी मॉलिक्यूल्स होंगे इथेनॉल और मिथेनॉल के, तो वहां पूछ रहा है कि इथेनॉल का क्या मोल फ्रैक्शन है वेपर्स के अंदर, YeYm। देखो कैसे करना है इसको, पहले 2 पार्ट तो आपको आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, किया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, मोल्स भी नहीं दे रखे हैं इस बार तो, अरे सर
क्या कर रहा है? इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH आ रहा है सर, क्यों ये सब करा रहे हो? मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3 आ रहा है सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालेंगे, ऊपर मास ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है ना। एक तो मैं सब बताने के चक्कर में, मेरे को लगता है तेरे को कुछ नहीं आता सर, मुझे सब आता है। और नीचे मोलर मास ऑफ इथेनॉल, तो मास ऑफ इथेनॉल इज 0.92 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ इथेनॉल, 2 कार्बन, 12 2 जा 24 और 6 30 और 16 46, so this is 0.02. number of moles of methanol, mass of methanol upon molar mass of methanol, तो mass of methanol दे रखा है 0.32, मोलर मास निकालोगे 12 4 16 और 16 32.01। अब निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। बच्चों ये ना सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन है और वो वेपर पूछ रहा है आज। खैर पहले जीटा ई, तो ऊपर इथेनॉल के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स, ऊपर 0.02 नीचे 0.03, बोले सही है? ऊपर इसके मोल्स नीचे टोटल मोल्स, टोटल दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 2/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ऊपर मिथेनॉल्स के मोल्स नीचे टोटल मोल्स 1/3, एक 2/3 तो एक 1/3, दोनों जोड़ के 1 आना चाहिए था, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, आओ पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, P नॉट ऑफ इथेनॉल इंटू जीटा ऑफ 5 जा 10, 1 गया हासिल, 2 5 जा 10, 1 11, 110/3, 3 3 जा 9, 20, 3 6 जा 18, 20, 36.66। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, P नॉट ऑफ मिथेनॉल इंटू जीटा ऑफ मिथेनॉल, P नॉट ऑफ मिथेनॉल इज 50 एंड जीटा ऑफ मिथेनॉल इज 1/3, सही है? तो ये हो जाएगा 50/3, 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, 20, 16.66। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल विल बी 36.66 mmHg and partial pressure of methanol is 16.66 mmHg। चलो ये तो हो गया। अब भाई क्या है? अब बोल रहे हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का? दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, P नॉट जीटा ई प्लस P नॉट जीटा एम, 36.66 प्लस 16.66 कितना हो जाएगा? PT जोड़ो जरा, 6 6 12, एक गया हासिल, 6 6 12 और एक 13 3, फिर एक गया हासिल, 1 6 9 9 6 15, एक गया हासिल, 4 1 5, 55.32, दोनों को जोड़ दीजिएगा 55.33 आएगा असल में। तो वो क्यों? क्योंकि वो नॉन रिकरिंग है ना, 6 6 6 6 6 6 6 6। तो टोटल वेपर प्रेशर इज 55.33। कैसे आया? दोनों को जोड़ के 6 6 12, एक गया हासिल, 6 6 12 और एक 13, एक गया हासिल, 3 6 सॉरी 1 6 7 7 6 13, सॉरी ये गलत हो गया, क्या होगा? जोड़ा जाए इसको जरा, 36.66। सर कितनी खराब मैथ है आपकी, 6 6 6 6 12, एक गया हासिल, 6 1 7 7 6 13, एक गया हासिल, 7 6 7 13, एक गया हासिल, 53.3333 आएगा असल में, 53.333 mm ऑफ Hg। चलो भैया ये भी हो गया। अब आया असली काम इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। मिटा रहे हैं इसको, इन वेपर फेज। देखो ये कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज। ऐसा सवाल आता है कई बार, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे इथेनॉल का, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल प्रेशर। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। अभी बताते हैं, पहले कैलकुलेट कर लो फिर समझाएं क्या होगा। ये कब है, कब है, ये कब है, कब लगाना है, कौन सा मोल फ्रैक्शन है ये? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ऊपर रखो उसका पार्शियल प्रेशर, नीचे रखो टोटल प्रेशर। नोट कर लो इसको, जैसे y1 पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन वेपर फेज, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 अपॉन टोटल प्रेशर। y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इन वेपर फेज, तो ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, नीचे टोटल प्रेशर। पहले निकाल लो, इथेनॉल कितना है 36.66 अपॉन
53.333, तो इसको करीब करीब कैलकुलेट करोगे 0.68 आएगा। मिथेनॉल 16.66 अपॉन नीचे 53.33, करीब करीब कैलकुलेट करोगे 0.32 आना चाहिए, 31 आएगा, 0.32 के आसपास। यहाँ पे भी दोनों को जोड़ के 1 आएगा। वेपर फेस में भी दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर मिलाओगे तो टोटल मोल्स फ्रैक्शन तो 1 ही आएगा ना वेपर फेस में भी। ये वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन। तो ये आपको याद रखना है कि वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ये क्लास 11 के डाल्टन्स लॉ से बना है, नोट कर ले। मिटा दूं, बता रहा हूं, मिटा दूं। अच्छा, ये फॉर्मूला नोट कर लिया, नीचे टोटल प्रेशर, ऊपर पार्शियल। ये कहां से आया है? अगर आप डाल्टन्स लॉ याद करो क्लास 11 का, अब जिनको नहीं याद करना छोड़ दें, यहीं पे इसको पकड़ने की ऐसे ही करना है, ऊपर पार्शियल प्रेशर, नीचे टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। बाकी लोग समझे डाल्टन्स लॉ। हमने पढ़ा था किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर अगर निकालना हो, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कुछ ले लेते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, याद है ऐसे, तो हम बोलते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, याद है। और यहां मोल फ्रैक्शन को x की जगह ये y से दिखा रहे हैं। अब याद आया, यही तो डाल्टन्स लॉ था कि किसी का एक का भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो उसके मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर लो। अब कई लोग इसको 12th वाले टॉपिक्स कंफ्यूज नहीं करो, ये गैसेस का लॉ था। यहां देखो वेपर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वेपर फेस, गैसेस की बात हो रही है, तो गैसेस पे डाल्टन्स लॉ लगता था। अब यहां से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। ये गैसेस का है, लिक्विड का नहीं। अभी राउल्ट्स लॉ पढ़ा वो लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए डाल्टन्स लॉ। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहां से आया, अब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए था इतने पे। चलिए अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या पूछते हैं वो? पी और पीबी का ग्राफ। मान लेते हैं अपने पास एक सोल्यूशन है, ए प्लस बी बोथ आर वोलेटाइल। ए का प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए, बी के प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट बी। और जरा एक ग्राफ दिखाते हैं आपको। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, डिजाइनदार, डिजाइनर लहंगे यहां मिलते हैं। आए देखिए, यहां पे हम लेंगे कॉम्पोजिशन एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे पार्शियल प्रेशर। एक ही ग्राफ में हम ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर दोनों बनाएंगे। यहां मान लेते हैं कि प्योर ए है, अभी इसमें बी बिल्कुल भी नहीं है, यानी यहां ए का मोल फ्रैक्शन होगा 1 और बी का मोल फ्रैक्शन होगा 0। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम बी मिलाते जा रहे हैं। यहां समझो प्योर ए था, अब इसी सोल्यूशन में हम बी मिलाते जा रहे हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। बी मिलाते जा रहे, मिलाते जा रहे, मिलाते जा रहे। ठीक है, धीमे धीमे ए को हम हटाते जा रहे, हटाते जा रहे, हटाते जा रहे, करते 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 धीमे धीमे ए को हटा भी रहे हैं। यहां पहुंच गए जहां पे प्योर बी दिख रहा, इस तरफ हमने प्योर बी दिया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी 0। अब हमें दो ग्राफ बनाने हैं, एक पी ए का, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, और एक पी बी का, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। जहां पे जीटा ए 0 है वहां पे पी ए भी 0 होगा। यहां पे जीटा ए 1 है, वहां पे पी ए पी नॉट ए के इक्वल होगा, यानी यहां पी ए की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ए। बोले समझ में है? जहां पे जीटा ए 0 वहां पे पी ए 0, यहां पे जीटा ए 1, यहां पे पी ए की वैल्यू पी नॉट ए। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व? स्ट्रेट लाइन। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, ये बन गया ग्राफ। देखो यहां से यहां जीटा ए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। ध्यान से देखो, जीटा ए 0 था, बढ़ता 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 जीटा ए 1 हो गया, यानी ये ग्राफ हो गया पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए का। समझ में आया? दूसरा देखते हैं, दूसरे में समझ में आएगा। इस वाले को बनाते हैं। जीटा बी यहां पे 0 है, इस जगह पे प्योर है। जीटा बी 0 होते ही पी बी 0, तो यहां पे पी बी 0। जीटा बी 1 है, यहां पे जीटा बी 1 होते ही पी बी पी नॉट बी, यानी यहां पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट बी के इक्वल हो गया।
अब हम पीबी ग्राफ बनाएंगे। पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। जैसे जैसे जीटा बी बढ़ रहा है, देखो इधर बढ़ रहा है ना जीटा बी, 0 से 1, जैसे जैसे जीटा बी बढ़ेगा वैसे वैसे पीबी भी बढ़ेगा। ऐसे बोलो सही है? तो हम बोल सकते हैं पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। एक को ऊपर बनाया एक को नीचे। भाई हमने मान लिया ए ज्यादा वॉलेटाइल है, दोनों में कोई तो ज्यादा वॉलेटाइल भी होगा ना कंपैरेटिवली, तो एक का प्योर वेपर प्रेशर बी से थोड़ा ज्यादा है, ये तो अपनी समझ है। अब अगर इसको हम जोड़ दें तो ये क्या दिखा रहा है? दिस शोज टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, या सिंपल लिख लें इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर। तो ये ग्राफ बनाने को आता है, कई बार बन के आता है, पूछ लेता है क्या शो कर रहा है। ये वाली लाइन बी बढ़ रही है, इसमें ए ऐसे बढ़ रहा। उल्टा भी कर सकते हो दोनों को, इधर ए इधर बी को 1 ले लो, इधर से इधर बी डिक्रीज करो, प्योर बी से स्टार्ट करो, यहाँ बी को 1 ले लो तो यहाँ पी नॉट बी बन जाएगा। समझ में आया पक्के से? यहाँ हमने प्योर ए लिया तो जीटा ए 1 हुआ, यहाँ प्योर बी तो जीटा ए 0, यानी जीटा ए यहाँ से यहाँ बढ़ रहा तो पी ए ऐसे बढ़ा, और जीटा बी यहाँ से यहाँ बढ़ा तो पी बी ऐसे बढ़ा। दोनों में डिफरेंस क्यों ले लिया? ले लिया, दोनों को बराबर बना लो। हमने कह लिया ए वाला ज्यादा वॉलेटाइल है, इसका प्योर वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है। ठीक है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे जब आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के लिए नोट कर लें, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, इसमें कुछ और है नहीं। एक बढ़िया सा सवाल करा देते हैं आपको एंड करते वक्त। अगर ये सवाल आपने हिला डाला तो लाइव झिंगा लाला। आखिरी सवाल। सर क्या होगा आखिरी सवाल? सर मैं तो डर से थर थर कांप रहा हूँ, डिग 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 डिग। सवाल है, हाँ तो भाई सब सवाल लगते हैं 10,000 रुपए के। क्या है कि हमारे पास बेंजीन और टॉलीन का सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर PT हमको दिया है। क्या दिया है? 100 प्लस 60 जीटा बी ऐसे दिया है। ये क्या है सर? पता नहीं, हम क्या जाना, इसे दिया तो हमने भी दे दिया आपको। टोटल प्रेशर 100 प्लस 60 जीटा बी। PT is total vapor pressure of solution. Zeta B is mole fraction of benzene. ऐसे कुछ इक्वेशन बना के दी है। सवाल पूछा है फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन। ठीक है, आपसे P नॉट बी एंड P नॉट टी पूछ रहा है। अब बताओ कैसे करें, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना है। और यहीं से सेकंड वाले सॉल्यूशन के लिए थोड़ी थोड़ी आपको एक हिंट मिलेगा कि उसमें क्या चीज होगी। एक चीज यहां पे हम करेंगे, ठीक है, बहुत छोटी सी है। ट्राई कर लो इसको, अपना एकदम बेस्ट ट्राई कर लो। कैसे करें? हमारे पास जो PT का फॉर्मूला है वो होता है P नॉट बी इंटू जीटा बी प्लस P नॉट टी इंटू जीटा टी। हमारे पास तो यही फॉर्मूला है, यहां कहीं जीटा टी दिख ही नहीं रहा है। इस इक्वेशन में टोटल प्रेशर की इक्वेशन है सिर्फ जीटा बी के साथ। तो पहले तो इस इक्वेशन को सिर्फ जीटा बी के फॉर्म में रिड्यूस करो। यहां पे P टोटल सिर्फ जीटा बी के साथ रिलेटेड है, यहां तो जीटा बी भी है, जीटा टी, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं? कैसे हटाएं? जीटा बी प्लस जीटा टी कितना होगा बोलो? 1 होगा। बस इसी का यूज करेंगे। P नॉट बी इंटू जीटा बी, P नॉट टी इंटू 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं। हो गया, खत्म। अब यहां से P नॉट बी जीटा बी प्लस P नॉट टी माइनस P नॉट टी जीटा बी। यहां से देखो बन जाएगा P नॉट टी प्लस जीटा बी P नॉट बी माइनस P नॉट टी। बोले ऐसे बन सकता है? कुछ गलत है इसमें? बताओ। ऐसे भी लिख सकते थे, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख रहे थे, इसी को ऐसे लिख सकते थे। अब देखो उस फॉर्म में आ गई इक्वेशन। कंपेयर करो, P नॉट बी जीटा बी, P नॉट टी जीटा टी। हमने कहा जीटा टी दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो हमने जीटा टी 1 माइनस जीटा बी, फिर इसको एक्सपेंड किया P नॉट टी जीटा बी, P नॉट टी को अलग लिखा, जीटा बी को कॉमन लिया तो P नॉट बी माइनस P नॉट टी। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो दोनों एक जैसी इक्वेशन है, यानी P नॉट टी की वैल्यू 100 हो गई, खत्म। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टॉलीन इज 100 mm of Hg। अब जिसमें भी दिया होता वो एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में
जीटा बी के साथ क्या जुड़ा है 60, यहां जीटा बी के साथ क्या जुड़ा है ये, यानी पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी इज इक्वल्स टू 60। ये 100 है तो पी नॉट बी माइनस 100 इज इक्वल्स टू 60, यानी पी नॉट बी की वैल्यू हो गई 160। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 160, प्योर टॉलिन इज 100। बोलो आया। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, हमको इसके लिए सिर्फ ये हटाना था जीटा टी। जीटा टी के लिए हमने 1 माइनस जीटा भी लिखा, फिर हमने देखा ये इक्वेशन सेम फॉर्म में आ गई। ये एक कांस्टेंट है किसके बराबर 100 के, तो पी नॉट टी 100 के बराबर हो गया प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन। और ये डिफरेंस के बराबर 60 होगा, इसके साथ जो जुड़ा है इसके साथ 60, ये 100 तो ये हो गया 160। तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे और वहां पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी शुरू कर देंगे। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होगा। तो पढ़ाई जमकर करते रहें, असाइनमेंट आने वाले हैं, 6-7 दिन की बात है। ऑल द वेरी बेस्ट।